in Dubai? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इनकम टैक्स। कितना भी पैसा कमाओ पूरा आपका है पैसा। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने 2 करोड़ का चीज 3 करोड़ में बेचा और बाद में आपको 1 करोड़ जो प्रॉफिट बनाया उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर रिजवान साजन दुबई के रियल एस्टेट बिलियनर हैं और डेन्यूबे ग्रुप के फाउंडर हैं। उनका सफर मुंबई के एक छोटे से स्लम एरिया से शुरू हुआ था, जो कि आज एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर में बदल चुका है। ओके, बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आई टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कस्टमर। हमने क्या देखा, एवरीबडी इज सेलिंग प्रॉपर्टी, उसको कैसे मैं कॉम्पीट करूं? तो देन आई रियलाइज दैट 85 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन उनको अपना घर खरीदना है और इनको मैं 1% पर मंथ पे घर देना चाहता हूँ। आज की तारीख में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, एवरी ईयर वी डिलीवर 4 to 5 प्रोजेक्ट एवरी ईयर? यस। कौन सी एक ऐसी डार्क रियलिटी आपकी इंडस्ट्री के बारे में? आज दुबई ऊपर है, कल कोई रीजन से मार्केट कैन स्टार्ट फॉलिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मेक दैट बिगेस्ट मिस्टेक दैट व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप दे गेट कैरिड अवे। टॉप 3 मटेरियल्स बताओ जो लोग बेच सकते हैं आपको। इंडिया से जो है हम लोग वो टाइल्स खरीदते, लैमिनेट्स खरीदते, काफी सैनिटरी आइटम्स हम खरीदते। अगर रिजवान भाई को सब जीरो से स्टार्ट करना हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए हो दुबई में, 1 करोड़ रुपए से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? ये क्या करोगे पता है? ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर वैल्यू मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। जब हम सारे दोस्त लोग बात करते हैं दुबई के बारे में, अभी स्पेसिफिकली जो मेरे थोड़े से रिच टाइप फ्रेंड्स हैं, तो एक जोक चलता है हम लोगों के बीच में कि इंडिया में सबसे महंगी जगह दुबई है। नहीं, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अगर अब इंडिया में किसी को भी सब बहुत पैसे कमा लिए जिसने और फिर आके पार्टी करनी है, महंगी लाइफ जीनी है, सिविलाइज लाइफ जीनी है, तो दुबई आके करते हैं। लाइक नाउ वेकेशन होम इन्वेस्टमेंट सब दुबई में हाँ, दुबई का एक परसेप्शन है कि दुबई महंगा है, बट अगर तुम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, कार्पेट टू कार्पेट कंपेयर करो, बिकॉज वी सेल हियर इन कार्पेट, देयर इज नो बिल्ट अप, सुपर बिल्ट अप हो गया, तो डेफिनेटली दुबई इज मच चीपर देन इन मेनी सिटीज ऑफ द कंपेयर्ड टू गुड़गांव या चीपर। अब इतना डेप्थ में आज बात करेंगे ना तो लोगों को पता चलेगा, नहीं तो ऐसे दूर से आप लोग ब्लिंगी इतना बना देते हो कि ऐसा लगता है कि दुबई ब्लिंग शो ऐसा है। बहुत ही ब्लिंग ग्लैमरस। मैं नीचे ऑफिस में आया, एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग का मॉडल, तीसरी बिल्डिंग, मैं ये बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पे लग रहा है। एंड दैट्स हाउ यू एवरीथिंग यू शो इज लाइक सुपर सुपर सुपर। वो है ऐसा। आज की तारीख में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, वी हैव 15 प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लो व्हिच इज गेटिंग रेडी। Every year we deliver 4 to 5 projects. Every year? Yes. Okay, but ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आप दुबई में you are one of the most successful Indian builders. In fact, forget Indian, you are one of the most successful builders here, and that's an inspiration. तो मुझे एकदम beginning से start करना है। मेरे को पता है बहुत बार बात कर चुके हो, आपने मुझे बताया, but let's go back again. तो childhood से बताओ, first कहाँ पे आप पैदा हुए, उधर आसपास कैसा एरिया था, how was your childhood, लोग कैसे थे? Okay. पैदा जब भी मैं हुआ था तभी तो मैं स्लम में था, तो मुझे वो स्टोरी तो याद नहीं, डैडी कभी सुना दे तो याद है कि तो पैदा हुआ था स्लम में। बट पैदा होने के साथ ही वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम इंडिया में होती, माड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम देते हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आपको घर मिलता है, और लॉटरी में से समझो ना कि मिलियन में से 10 आदमी को मिलता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो लकीली एज सून एज आई वाज बोर्न, तो डैड गॉट ए लॉटरी that you're been eligible to get this house. तो हाउस मतलब एक चॉल सिस्टम था। तो immediately within 6 months or 1 year after I was born, we shifted to a चॉल। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापार। तो पापा करते क्या थे, मम्मी क्या करती थी? was working for Nathani Steel Private Limited. अच्छा। He worked there for almost 25 years. From the time he came to Mumbai, and until he was alive he was working with there. मुंबई आके फिर वो हम लोग चॉल में चले गए, एंड चॉल वाज अ वेरी गुड बिकॉज चॉल के अंदर खुद का अपना बाथरूम था, वहाँ बाथरूम भी नहीं था, ये खुद की अपार्टमेंट, अपना खुद का प्राइवेट बाथरूम है, एक 1 रूम किचन, मतलब एक ही रूम के अंदर मैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम लोग तीनों सोते थे उसी के अंदर। कोई आसपास ऐसा नहीं था वहाँ पे
कभी बचपन में ऐसा देखा कि कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है और टर्न अराउंड कर रहा है अपनी लाइफ? Luckily, Dad, he put me to the convent school. Fatima High School is the name of the हाँ. school which I studied. I still go there sometime. And that school is a convent school जहाँ पे सब अमीरों के बच्चे आते थे. अच्छा. And I think I was the poorest one in that हाँ. school. So it was a very, very uh, difficult situation for me because pocket money बहुत छोटी मिलती थी हमको. कितनी pocket money मिलती थी? 15 रुपये. 15 रुपये. दिन की, हफ्ते की, महीने की? महीने की. ओके. महीने की 15 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी. कैंटीन में जब भी हम जाते थे तो कैंटीन के अंदर कोई समोसा खाने के लिए या कोई तो 4 आना 8 आने का जो भी थोड़े दिन में खत्म हो जाता था. बस का फीस बचाने के लिए हम लोग चल के जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, कि चलो बचा के थोड़ा पैसा बचेंगे, वहाँ पे कैंटीन में यूज होगा. तो वहाँ सारे जब रईस बच्चे होते थे तो कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं थोड़ा इन्फीरियर हूँ इनसे? बिल्कुल, हमेशा हमेशा से फील होता था ऐसा. बिकॉज मेरे पैसे एक हफ्ते में खत्म हो जाता था जो हमने पॉकेट मनी दिए. उसके बाद कैंटीन में जाओ तो मेरे दोस्त लोग समोसा खा रहे हैं, तो कितनी बार उसको पूछो कि यार मेरे लिए भी समोसा दे दो. तो ये तो हमेशा का था. बट ऐसे फिर जेलअप कैसे हुए लोगों से? क्योंकि यूजुअली सबकी प्रॉब्लम होती है ना. हाँ, तो फिर वो डैडी को बोला कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दो. तो डैडी बोला मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं आता था, नहीं स्कूल फीस देना 15 रुपया. उसने पता बैलेंस शीट बता दिया अपना. तो फिर मैंने छोटा सा पैसा लिया डैडी के पास से, 500 रुपया उधार लिया उनके पास से. मैंने कहा मुझे प्लीज देते तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम एक समोसा चाय तो पी सकता हूँ कैंटीन के अंदर, और कुछ नहीं. तो फिर वो 500 रुपये से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया. क्या बिजनेस स्टार्ट किया? होलसेल मार्केट में गया, मस्जिद बंदर में, वहां से बुक्स उठाए. स्टेशनरी बुक्स होते हैं ना. हाँ, हाँ. तो वो स्कूल बुक्स लाके सारे दोस्तों को बोला भाई तुम स्टेशनरी शॉप से 2 बुक्स ले रहे हो, मेरे से आप बुक्स लो प्लीज, आई विल गिव यू सेम प्राइस. तो वो घर पे डिलीवर करके दूंगा तुमको. तो उसमें मुझे 10% 15% मार्जिन मिल जाता था फ्रॉम द होलसेल प्राइस टू द रिटेल प्राइस. तो उस करते करते आई यूज्ड टू मेक 75 to 100 रुपीज पॉकेट मनी एवरी मंथ. स्कूल के स्टेशनरी के टाइम पे. उसके बाद और वापस नेक्स्ट मंथ चाहिए तो फिर रक्षाबंधन आ जाता था. तो रक्षा राखी बेचता था. उसके बाद फिर दिवाली आती थी, दिवाली के अंदर पटाखे बेचता था. वही बाकड़ा लगा के मेरा छोटा सा एक बाकड़ा लगाया होलसेल मार्केट से लाया, उधर ही बिल्डिंग वाले को सबको एरिया के अंदर उनको देता. मेरा मेन मकसद क्या होता था कि मुझे कमाना है 75 रुपये 100 रुपया जो मैं कैंटीन में खर्च सकूं, और इंस्टेड ऑफ लोगों से मांगने के किसी को चाय पिलाना है तो ये भाई मेरी तरफ से चाय पी दो. और कितने साल के थे वैसे उस टाइम पे? 12 साल. 12 साल. तो 12 साल में ये आइडिया कैसे आया कि मैं होलसेल मार्केट में मजबूरी थी, आइडिया नहीं आया कि मेरे पास मजबूरी थी, मुझे पैसा कमाना था. अब प्रॉब्ली वो इनबॉर्न क्वालिटी थी. आई वुड ऑलवेज से बिजनेस करने के लिए सब कुछ होना चाहिए, इनबॉर्न क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे पैसा बनाओ. तो मैं चलो चलते हैं. एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या किया? तो ये तो चलता रहा. 100 रुपए से 100 रुपए के लिए 100-150 रुपए के लिए काम करता रहा. फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि कुछ भी नहीं था सीजन, ना पटाखे का सीजन, ना रक्षाबंधन, ना कुछ भी. तो अभी पैसा तो चाहिए, तो दूध बेचा. अच्छा चल रहा था वहां पे, 150 रुपया सैलरी के लिए काम कर रहा था वहां पे. और पहले महीने तो पूरा पैसा मिला. 27th of सितंबर मुझे याद है, उस दिन एक डिलीवरी करने गया मैं दूध. वहां पे एक हमेशा से एक मोटी सी औरत आके दूध लेती थी मेरे पास से, और मुझे हिसाब मिल जाता था कि इसने 2 लीटर लिया या 1 लीटर लिया. अभी उस दिन मोटी सी लड़की नहीं आई. एक मेरी जो फ्रेंड जिसको मैं डेट करता था, मतलब कॉलेज में, आई वाज ऑलमोस्ट 15 years old, तो जिसके साथ में चाहे में घूमने जाते थे हम लोग, फिरने जाते थे, तो गर्लफ्रेंड टाइप बोल सकते हो उसको. पहला क्रश. तो उसने दरवाजा खोला और उसने मुझे देखा और शी वाज शॉक्ड ऑफ कोर्स, एंड आई वाज शॉक्ड के यू. तो मैंने कहा, मुंह लटक गया. मैंने कहा मैं आई डिडंट न्यू के यू आर स्टेइंग इन दिस अपार्टमेंट, आई एम सॉरी. तो उसने दूध लिया और दरवाजा धम करके बैंग कर दिया. शॉक्ड कंप्लीटली, बिकॉज मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. अभी ये तो मुझे शक्ल भी नहीं दिखेगी मेरी, विच वाज द फैक्ट. तो दूध वाले भैया के साथ कौन डेट करेगा. और ये बॉदर नहीं किया कि गर्लफ्रेंड चली गई, कोई भी काम छोटा है या बड़ा है, ये सब चीजें कभी बॉदर करी? ऑफ कोर्स डेफिनेटली गर्लफ्रेंड चली गई तो थोड़ा सा बॉदर तो हुआ, बट ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ. दूसरी आ जाएगी पैसे होंगे तो. ये 14 साल में ही सोच लिया. ऐसा होता है. पैसे होएगा तो फिर चाय पिलाने किसी को लेके जा सकते हो.
पर उसके बाद तो अब ये 14-15 हो गए, राइट? एंड देन 16 में आई थिंक यू लॉस्ट योर फादर. करेक्ट. तो क्या हुआ था? तो वो पहले तो सिर्फ 100 रुपए की प्रॉब्लम था कि 100-150 रुपए कमाना है. 16.5 years में डैडी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो डैडी उसमें गुजर गया. तो पूरा सोल्यूशन अभी पता नहीं क्या करना, बिकॉज पूरा घर की जिम्मेदारी हमारे पे आ गई. यू नो, फादर की डेथ होना इज एटलीस्ट एज फॉर अ सन, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात करी है, या आई अंडरस्टूड समथिंग, बहुत स्कैरी मोमेंट है, राइट? और उस टाइम में बहुत चीज़ें टफ हो जाती है. सबसे टफ क्या था आपके लिए उस पॉइंट पे? यू नो, फादर की जब डेथ हुई थी ना, ये बात मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है. डैडी वॉज वेरी डिसिप्लिन पर्सन के ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, एंड दैट वाज हिज Life. ऑब्जेक्टिव इन लाइफ. तो नॉट डैडी नॉट कमिंग टू द हाउस इज नॉट हर्ड ऑफ लाइक. तो पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ कंप्लेन लिखाई. एक दिन तक कुछ पता नहीं चला. फिर वहाँ से एक फोन आया पुलिस स्टेशन से कि कैन यू प्लीज कम एंड आइडेंटिफाई इफ दिस द पर्सन इज योर. ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. एंड दैट तो पूरे एकदम यू नो दैट टाइम इट वाज लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई. इसे यहाँ पे जहाँ से तुम्हारे डैडी आते हैं और उस स्टेशन के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है, एंड वी वांट यू टू सी इफ योर डैड इज इन दैट. So at the age of 16.5, I was taken into morgue. You can imagine the situation I went through. फादर के डेथ के बाद क्या लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है आपकी तरफ? बहुत बड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया था मुझे. मतलब कि क्या डिफरेंस देखा आपने कि जब डिफरेंस ये फादर होता है होते हैं versus- कि यू नो यू डिपेंड ऑन योर रिलेटिव्स टू हेल्प यू. कि जब भी आपको तकलीफ नहीं आएंगे तो सबसे पहले यू लुक ऑन योर रिलेटिव्स के कौन हेल्प करेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि कोई हेल्प नहीं करता है उस टाइम पे. एंड मेरे साथ ऐसा हुआ. सब ने आंखें फेर ली कि रिजवान यस वी आर विथ यू, एंड कोई ज़रूरत पड़े तो बताना. बस इतना सा खाली एक हौसला दिया था. बट किसी ने आगे ये नहीं बोला कि बेटा तेरे घर पे राशन नहीं है तो मैं राशन तुझे डाल के दूँ. तो आप गए किसी से मांगने, बोला कि राशन दो या हाँ, पैसे? एक अंकल के पास गया था. क्या हुआ फिर? तो उसने आधा महीने का राशन दे दिया. तो बोले बेटा इतना ही संभाल, बाकी तू तेरा कर ले. किसी ने हेल्प नहीं करी? हेल्प नहीं किया किसी ने. एंड जब फादर होते हैं तब सब हेल्प करने सब फादर होते तो डेफिनेटली, पैसे तुम्हारे पास होते तो सब तुम्हारे साथ होते. नहीं होते तो डेफिनेटली दुनिया ऐसी है मेरे भाई. दिस इज द वे द होल लाइफ इज व्हेन यू वांट people to help you at that particular time. And then we were not that rich people also or something कि you know कि we had that sort of a thing कि मुझे कोई help करने के लिए आएगा और कितना दिन help करेगा. वो भी सोचते हैं कि मैं उसको help करूंगा तो every month तो राशन नहीं दूंगा उसको. तो वो अच्छा मुझे सबक सीखने मिला, because that particular situation helped me to get more stronger. कि यार मुझे कोई help नहीं करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है, and I have to make it happen. Is that a void? Do you help your relatives today? I try my best, not only my relatives, but across whoever comes to me, I go out of the way to help majority of the people. क्योंकि ऐसा इंसिडेंट होता है तो यूजुअली लोग या तो दो वे में जा सकते हैं. जैसे एक है कि मैं बहुत हेल्प करूंगा क्योंकि मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी, और दूसरा है कि मुझे किसी ने नहीं करी तो मैं किसी की भी नहीं करूँ. नहीं, उल्टा मुझे लगा कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं मिला तो काफ़ी लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है. तो हो सकता है उतनी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मैं हेल्प करूँ, और करते रहता हूँ मैं जहाँ पे भी मौका मिलेगा. आई डोंट से कि आई फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स, बट मोस्टली एजुकेशनल डिमांड्स होती है जहाँ पे किसी को पढ़ाई करनी है तो आउट ऑफ द वे जाके सिखाता हूँ उसको. तो जिस कंपनी में डैडी काम करते थे उन्होंने मुझे बुलाया, वो अंकल ने मुझे बुलाया कि तू क्या करेगा बेटा, बिकॉज 25 साल वहाँ पे दिया. तो मुझे बोला मुझे भी पता ही नहीं अंकल. तो उन्होंने मुझे जॉब दी थी. ओके. छोटी सी जॉब दी जिसमें पहली सैलरी मुझे 1500 रुपये दिया, 1500 रुपये दिया. एंड देन आई रोट टू माई अंकल इन कुवैत कि मुझे एक जॉब दे दो. जॉब दिया अंकल ने. तो मैं कमा रहा था वहाँ पे 6000 रुपया, अंकल ने दिया 18,000 रुपये की जॉब. तो मेरी तो लॉटरी निकल गई. इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट में मैं वहाँ पहुँच गया. तो कुवैत के अंदर सैलरी प्लस कमीशन थी, 18,000 रुपया प्लस कमीशन थी. तो उस जमाने में कमीशन, आई वुड से दैट आई एम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, एंड आई कैन सेल अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग. किसी को भी बेच सकता हूँ मैं. तो 12 साल से बेच रहे हो ना सर? इतने साल से बेच रहे हो. तो कमीशन मेरा जो था वो 1.5 से 2 लाख रुपए बनता था मेरा. तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए कमीशन उस टाइम? 40 साल पहले.
इंटरेस्टिंग. क्या करते थे वो ऐसे कुवैत में? बिल्डिंग मटेरियल का काम. और आपका मेन जॉब क्या होता था? मेरा सेल्समैन, सेल्स पर्सन. क्या बेचना होता था? बिल्डिंग का बिल्डिंग मटेरियल जैसे? मतलब प्लाईवुड है, टिम्बर है, स्टील है. अच्छा. तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कस्टमर जो था वो बॉस मुझे बोलते थे कि ये इसको क्रैक करके आ, ये नहीं क्रैक हो रहा है. तो कैसे बेचते थे? इतने डिफिकल्ट कस्टमर्स आते होंगे और इतना मार्केट, उधर मार्केट खाली था वैसे कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज? नहीं नहीं, वहाँ पे मार्केट Competition पूरा था? था, कंपटीशन था. हाँ, तो इतने कंपटीशन में प्लाई तो बेच रहे हो, कमोडिटी, ऐसा तो नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बेच रहे हाँ, हो? बस वो कस्टमर से रिलेशन बनाना. माल बेचना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज माल बेचने के लिए क्या है? यू हैव टू मेक दैट रिलेशन विद द कस्टमर. एंड इफ यू आर एबल टू मेक दैट एंड बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर, जिंदगी भर आप बेच पाओगे उसको. तो अब कुवैत पहुंच गए, कुवैत में बढ़िया सेल्समैन बन गए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी कमीशन बनी, तो बढ़िया पैसे कमा रहे थे उस जमाने के लिए. तो जो 6,000 से 1.5 लाख रुपए पहुंच गए, तो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक किंग एट अरे दैट टाइम. किंग मतलब ऐसा किंग था कि पूछो नहीं. लाइफ स्टाइल एकदम बदल गई थी. क्या बदला? उस जमाने के अंदर पजेरो चला रहा था मैं. उस जमाने के अंदर घर लिया था, स्विमिंग पूल वाला घर. मतलब वाह. कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल और मेड घर के अंदर रखी हुई. कुवैत में? कुवैत के अंदर. तो बॉस ने मुझे फोन किया सुबह में 6 बजे में. ऐसे रिजवान गेट अप, कुवैत हैज बीन इन्वेडेड. तो मैंने कहा इन्वेडेड? ऐसे अंकल क्या क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कुवैत हैज बीन इन्वेडेड. मुझे इन्वेड का मतलब मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था. मतलब कि कुवैत हैज बीन टेकन अवे बाय इराक. मैं बोला ऐसा कैसा कोई कंट्री ले सकता है यार? ये मजाक चल मजाक रहा है क्या? तो बोलते जस्ट गेट अप एंड लुक आउटसाइड योर विंडो एंड यू विल सी व्हाट्स हैपनिंग. तो विंडो खोला तो ऑल द वॉर टैंक्स चल रहे हैं वहां पे, सोल्जर्स लोग घूम रहे हैं और पूरा कंट्री को उन्होंने कब्जा कर लिया था. तो उस वक्त जैसे आपने एयरलिफ्ट मूवी के अंदर देखा, उसी सिचुएशन पे हम लोग थे घर के अंदर छुपे हुए. अभी 15 दिन 20 दिन तो मैं छुप के बैठा रहा कि अभी निकलना नहीं है. पूरा कम्युनिकेशन बंद हो गया. फिर हमने सोचा कि यार पैसा भी कुछ कमावे. मैसेज भेजने के लिए वी हैव टू गो टू बसरा. तो फिर हमने क्या किया कि गाड़ी लेके हिम्मत करके बसरा, कुवैत से बसरा गए. बसरा मीन्स 2 घंटे की ड्राइव. कुवैत से 2 घंटे की ड्राइव पे गो टू बसरा इज इन इराक. ओके. वहां पे एक टेलीग्राम बेच के आ गया. इंडियन एम्बेसी बसरा में दी गया? इंडियन एम्बेसी में नहीं गया. इंडियन एम्बेसी को पूछा कि क्या, हाउ डू आई सेंड द टेलीग्राम? तो दे गाइडेड मी गो टू बसरा एंड सेंड द टेलीग्राम इफ यू वांट. और वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बसरा तक जाने बसरा में? जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थे. रास्ते में बहुत टैंक थे, सब कुछ थे. लेकिन वो रिस्क था. लेकिन मैसेज पहुंचाना था मम्मी को कि मैं सेफ हूँ, मम्मी टेंशन मत लो. तो बसरा जाके टेलीग्राम बेच के आ गया. तो आते आते एक दिमाग में आइडिया आ गया कि बिजनेस करते हैं हम लोग वॉर जोन में. वॉर जोन के अंदर. हाँ. तो क्या बिजनेस करेंगे? एक तो हेल्प भी करेंगे पब्लिक को, बिकॉज सबको मैसेज भेजना है. सेवा भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे. तो सेवा ऐसा करेंगे कि 5 दिनार एक टेलीग्राम में लूंगा आपके पास से और आपका टेलीग्राम मैसेज में भेज के आपको रिसीट दे दूंगा. हाँ. ओके, इतना वर्ड्स आप डाल सकते हो. तो हमने एक बाकड़ा लगाया. हमेशा मैं बोलता हूँ कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो बाकड़ा लगा लो, बाकड़ा लगा लो. बाकड़ा एम्बेसी में लगाया. उनको पूछा देखो इस तरह से हम हेल्प करना चाह रहे हैं, तो प्लीज अलाउ अस टू पुट दिस बेंच जिसके अंदर हम बैठेंगे टेबल के पीछे, जिसको टेलीग्राम कैन बी सेंड टू योर हाउस. 5 दिनार्स ओनली, मिनिमम 100 वर्ड्स एंड यू कैन सेंड व्हाट यू वांट टू सेल. तो लिखना चालू किया हमने. हमारे दोस्तों ने कि ये टेलीग्राम 100 टेलीग्राम कलेक्ट किया. बसरा में गए. द डिफरेंस वॉज 5 दिनार कुवैत में करेक्ट कर रहे थे और वहां पे एक टेलीग्राम का कॉस्ट था इन इराक वॉज ओनली 5 इराकी दिनार्स एंड द डिफरेंस वॉज 1:10. ओह. सो 5 कुवैती दिनार कमा रहे थे और वहाँ लग रहे इराकी थे। दिनार में हम टेलीग्राम का पैसा दे रहे थे और रिसीट लाके कस्टमर को दे रहे थे. 10 गुना प्रॉफिट था. फिर इसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर एक दोस्त को लिखा कि दुबई आना है मेरे को. क्यों? बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे मैं बजरों में घुमा हुआ बड़ा सेल्समैन बिल्डिंग मटेरियल का घूम रहा हूँ, रास्ते के अंदर वो सीट किट बेच रहा हूँ. ठीक है, पैसे बन रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मजा नहीं that's आ what not I wanted to do. I wanted, like, when you have tasted something, you're selling steel and wood and talking to different merchants and selling them, और ये जाके पानी पूरी दुकान में बेच रहा हूँ कि यार मेरे से सीट किट ले लो. तो उसको लिखा था कि जॉब दे दो मुझे. उन्होंने जॉब बोला कि रिजवान मैं तुमको जॉब दूंगा और 3,000 रुपये की सैलरी, 3,000 दिरहम में सैलरी में बुलाऊंगा. मतलब 36,000 रुपये उस वक्त. तो मैंने कहा प्लीज बुला लो एंड कुछ बेचूंगा तो उसके ऊपर 25% कमीशन देगा. तो ये 2.5 लाख रुपए छोड़ के 36,000 की नौकरी करने चले गए? कुछ बेचेगा तो 25% कमीशन मिलेगा. ओके.
बेचना आता था मुझे, यहाँ से उसका हार्डवेयर का काम था, तो वही बैग लेके हार्डवेयर मार्केट के अंदर, आज भी मेरे हार्डवेयर मार्केट के अंदर हर एक दोस्त यहाँ पे जिसको मैं माल बेचता था मुझे सब जानते हैं कि ये आदमी हार्डवेयर के दुकान एक बैग लेकर आता था, वो बोलता था ये ले लो, ये ताला ले लो, ये क्या बोलते हैं उसको, नल ले लो। नल ले लो। तो ये सब चीजें बेच के सेल्समैनशिप की तरह बेचता था और इसको अच्छा खासा बिजनेस करके दे दिया मैंने। सो बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे दुबई में ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट करी, तो बेचते कैसे थे, कस्टमर्स कैसे ढूंढते थे? उसी तरह से जैसे ये परसिस्टेंटली फॉलो अप करके। बट कहाँ, मतलब किसी को अगर सेटअप करना हो बिजनेस, आई एम आस्किंग, क्योंकि ना मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे 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 यंग लोग हैं इंडिया में, दुबई में, अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिका में, सब जॉब कर रहे हैं और अभी वो उस पॉइंट पे हैं जहाँ 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वहाँ पे अब यार जॉब कर लिया, बिजनेस स्टार्ट करना है। I'll tell you how I came into the building material business. ब्रोकरेज हमने देखा कि अच्छा चल रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आई कि एक किसी को वुड बेचा आपने, मिस्टर फारूक, पेट्रा ट्रेडिंग, जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा, उसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ। उसको हमने वुड बेचा कुछ $200,000 का, और वो बीच वुड जिसका नाम है वो पोर्ट में आ गया। पोर्ट में आ गया तो फिर उसके बाद फंगस था उसके अंदर, तो मुझे वो मिस्टर फारूक ने फोन किया पोर्ट से, हमार ताल ही नहीं, मतलब हमार का मतलब डोंकी कम यार। ओके, तो मैं बोला मुझे क्यों बुला रहा है भाई, तो क्या ऐसा तो क्या हो गया? बोलता है यू टोल्ड मी दिस कंपनी गुड एंड द वुड इज गुड एंड यू आर लायर एंड दिस। तो मैं भाग के गया पोर्ट में, तो मैंने देखा पोर्ट में उसका वुड आया था उसका, तो मैं बोला मिस्टर फारूक, this wood is good only because of the fungus, there is because the moisture, the fungus has come in the wood, and उसको मैंने साफ करके दिखाया कि देख, if you remove this by the brush, the fungus, the wood is very good। तो वो मानने को रेडी नहीं है। 50% पे माना हूँ। बाहर आए हम लोग, मैं और मेरा सप्लायर, मैंने कहा देख ये जुल्म कर रहा है अपने पे, माल अपना खराब नहीं, तुमको भी पता है मुझे भी पता है, ये बस खाली एडवांटेज ले रहा है सिचुएशन का। तो बोले क्या सोल्यूशन है अपने पास? इस सप्लायर को भी जानता था मैं, काफी टाइम से कोविड में माल बेचता था उसमें। बोला सोल्यूशन एक ही है, ये मटेरियल तो मुझे कंसाइनमेंट पे दे दे। कंसाइनमेंट मतलब आप मुझे दोगे फ्री में, मैं बेच के तुमको वापस दे दूंगा। $2 लाख का माल रिजवान साजन ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो एबिलिटी टू कन्विंस द सप्लायर कि देख भाई तेरे पास एक ऑप्शन है, या तो $1 लाख ले ले और तू कर, या तो $2 लाख का दे, मुझे सिर्फ 10% डिस्काउंट चाहिए मुझे, मतलब तुझे मैं $1,80,000 वापस करूंगा। तो सप्लायर को समहाउ लगा कि नहीं यार ये रिजवान कहाँ भाग के जाएगा मेरा पैसा लेके, उसने मुझे मटेरियल वो कंसाइनमेंट में दे दिया। कंसाइनमेंट मैंने लिया, एक दोस्त को वेयर हाउस को फोन किया कि भैया देख ये कंसाइनमेंट तेरे वेयर हाउस में मुझे 15 दिन रखने दे, मैं थोड़ा सा इसको साफ सफाई करूंगा। उसने बेचारे ने फ्री में मुझे वेयर हाउस यूज करने दिया, शारजा के अंदर वेयर हाउस था। 4-5 पठान को बुलाया, पूरे बंडल्स को खोला, बंडल पूरा साफ सफाई किया ब्रश से, फिर वापस उसको पैक किया एकदम नया नया दुल्हन की तरह, और फिर मार्केट के अंदर लेके गया कि देखो मेरे पास रेडी माल पड़ा हुआ है, ये बीचवुड और ये उसकी क्वालिटी है, ये पिक्चर है। तो वो $2,20,000 में मैंने बेचा। नाइस। मेरा खर्चा जो मैक्सिमम $5,000 आया था, मुझे डिस्काउंट मिला कस्टमर के, सप्लायर के पास से 2 लाख वाला $1,80,000 के अंदर, मतलब मेरा कॉस्ट पड़ा $185,000, जो मैंने $2,20,000 में बेचा। तो मुझे प्रॉफिट हुआ $35,000 ऑन दैट वन कंसाइनमेंट। नाइस। यार ये तो लॉटरी है, मतलब ब्रोकरेज तो ठीक है, 1-2% का काम है, ये बड़ा माल है, बड़ा मार्जिन वाला काम है। ट्रेडर बन जाओ, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मेरे पास नहीं है। एक तो लॉटरी लग गई, चलो ये तो बाय फ्लूक हो गया। फिर मैंने सारे सप्लायर को मैंने लिखा, देखो अगर आपको भरोसा है तो प्लीज मुझे $25,000 $50,000 का माल आप कंसाइनमेंट पे दो, मैं बेच के आपको दूंगा माल। तो बेचारों ने सपोर्ट किया मुझे, एक रिलेशन की वजह से 10 साल मैं कुवैत में काम करता था उनके साथ, तो उस तरह से मैं ट्रेडर बना। नॉट मिसगाइडिंग देम। एक होता है कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिसको बिजनेस करना है ना, उसको ओवरनाइट सक्सेस पाना है, एंड दैट इज वेयर दे फेल। मतलब ओवरनाइट पैसे बनाना है, किसी भी तरह से पैसे बनाना है, बट जो बंदा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से पैसा बनाएगा विदाउट मिसगाइडिंग द बायर और विदाउट मिसगाइडिंग द सप्लायर, लॉन्ग वे सोच के काम करेगा ना, वो जिंदगी में कभी उसका नुकसान नहीं होगा। पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट का नहीं होता कि परचेज करते टाइम आपको सस्ता खरीदना होता है? परचेज राइट टाइम पे, सी व्हेन यू आर इन द मार्केट यू नो कि ये प्राइस है इसकी,
और ये प्राइस पे आपको खरीदना है और ये प्राइस में आप बेच पाओगे। तो सप्लायर आपको सस्ते में क्यों देंगे, क्योंकि आप तो नए हो, पैसे भी एडवांस में नहीं दे रहे हो? मार्केट प्राइस पे देंगे, बिकॉज उसका मैं बाकी माल भी बेच रहा था। Okay. सप्लायर हु वाज गिविंग टू मी दिस $25,000 $50,000, उसका मैं बाकी कस्टमर को भी उसका माल बेचता था। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे लिए एक छोटा सा कंसाइनमेंट वो अलग से कंसाइनमेंट मिलता था, नाइस। जिसका मैं माल बेच के उसको वापस करता था। और ट्रेडिंग करते करते पैसा ट्रेडिंग करते करते फिर बैंकों में गया, बैंक में बोला देखो भाई मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी देखो, इस तरह से सप्लायर भी मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, थोड़ा सा आप भी लोन दे दो। तो $5 लाख का मुझे एक हबीब बैंक एजेंसी ने लोन दिया था। डू यू थिंक आगे बढ़ने के लिए हर किसी को लोन लेना बहुत जरूरी है? आई थिंक अगर आगे बढ़ना है ना तो लोन लेना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तुम अपने खुद के पैसे से एक मिनिमम बिजनेस कर सकते हो, बट अगर एक्सपांड करना है तो बैंक का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में स्पेसिफिकली, जब छोटे बिजनेसमैन से बात करो, आपने भी सुना होगा, वो काफी लोन से, क्रेडिट से दूर रहते हैं। उनको डर लगता है कि ये लेना नहीं है। तो आप बढ़ नहीं पाओगे, आगे आपने नहीं सुना बढ़ है पाओगे। कभी ऐसा कि नहीं Of लोन? course सुनना है, मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव, नहीं लोन नहीं, इतना में धंधा करना है मुझे, बस वो मैंने 5 मिलियन दिरहम का धंधा करना है, अपने पैसे उसी के अंदर धंधा करना है। लेकिन 5 का अगर आपको 25 करना है तो कैपिटल तो चाहिए ना मेरे भाई। तो लोन नहीं लोगे तो कहाँ से होगा? बट लोग बोलते हैं ना, मुझे चैन की नींद सोनी, मुझे नहीं वो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे होंगे, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो उसका ग्रोथ भी उसी तरह से होएगा। हाँ, कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही चाहिए आपको। कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लोगे तो आप कहीं नहीं आएगा। नहीं बट हमेशा लोन लेने के पहले, आप कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप हमेशा देख लो कि आपका नुकसान कितना होगा, क्या आप झेल पाओगे। बिल्कुल, ये मैं नहीं मानता कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो। नहीं, बिल्कुल, मतलब वॉर जोन में जाके टेलीग्राम भेजना बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है। वो तो बचपन आता। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्योंकि भी रशिया, यूक्रेन या कहीं भी जैसे वॉर जोन्स चल रहे हैं, कभी अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, खरीदोगे? अगर 50-60% में नहीं, सस्ते मिले तो? नहीं। नहीं करोगे? अब जरूरत नहीं है, अभी सेट बन गया हूँ मैं। अच्छा। अभी रिस्क नहीं लूंगा, अभी काम करूंगा, बस नॉर्मल काम जो करना है करूंगा। तो फिर वहां से आप ट्रेडर बने। हाँ, ट्रेडर बनने के बाद इसमें कैसे आए, रियल स्टेट में कैसे आ गए? तो बिल्डिंग मटेरियल का काम किए। बिल्डिंग मटेरियल का काम भी आज ऊपर वाले की दुआ से डैन्यूब इज द नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल कंपनी इन द होल ऑफ मिडिल ईस्ट। रियली? सो आज भी चलता है काम? हम बहुत बड़ा काम है, मतलब आज जो बंदे ने स्टार्ट किया था विद एब्सोल्युटली जीरो मनी, कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर से बिल्डिंग मटेरियल का काम किया। टुडे वी आर द बिगेस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंपनी नॉट इन दुबई और यूएई, होल ऑफ मिडिल ईस्ट। वाओ। गॉड हैज बीन। Ever given money to a friend who promised to return it with a little extra? That's the basic. वाओ। तो वो एक अगर फैक्टर पे कंट्रीब्यूट करना हो आपको कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल में नंबर 1 यूएई में या मिडिल ईस्ट में इसलिए बनाओ, किस फैक्टर से बनाओ? कौन सा ऐसा फैक्टर हो? रिस्क आई गेट इट। कोई मुझे ठोस बात बताओ, कोई एजेंसी ने बहुत हेल्प किया, किसी सप्लायर ने, किसी बायर ने बहुत हेल्प किया कि? तो कोई बिजनेस भी जो करता हूँ ना मैं, बिल्डिंग मटेरियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को चाहिए क्या। और एवरीडे का मेरा हिसाब होता था कि मैं सुबह में ऑफिस में बैठता था, आदिल को छोड़ता था स्कूल में 8 बजे, 8 से 1 बजे तक खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करने के बाद 3 बजे निकल जाता था वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस के अंदर जाके मैं पूछता था आज कस्टमर ने क्या मांगा, आज क्या नहीं है, क्या डिमांड है, क्या नहीं। कस्टमर को पूरा समझता था, और एक इंक्वायरी जो 4-5 बार आ गई वो अपने पास नहीं है, वो आइटम अपने पास नेक्स्ट बार होना चाहिए। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करते गया। और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग सिर्फ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग मटेरियल मतलब एक प्लाईवुड बेच रहा है और एक टिम्बर बेच रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन बिल्डिंग मटेरियल इन अ पर्टिकुलर वन शॉप कोई नहीं बेच रहा है। मतलब कोई हार्डवेयर बेच रहा है, कोई सैनिटरी बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, बट अलग अलग सेगमेंट से वो बेच रहे हैं। I said, if I am able to create one store which has everything under one roof, people will buy from me. So gradually we created one store where you get plywood, timber, steel, sanitary, hardware, जो आप बिल्डिंग मटेरियल में मांगोगे वो आपको डेन्यूब के पास मिलेगा। वो एक स्टोर किया। फिर वो स्टोर करने के बाद हमने सोचा कि अभी ये स्टोर को आगे कैसा लेके जाए। तो हर एक आदमी दुबई में नहीं आएगा, अबू धाबी वाला नहीं आएगा, शारजा वाला नहीं आएगा, तो अबू धाबी में दुकान खोल दी, शारजा में खोल दी, फुजेरा खोल दी, सेम मॉडल के ऊपर।
एंड दैट्स हाउ वी देन उसके बाद फिर ओमान चले गए, बहरीन चले गए, सऊदी चले गए, कुवैत हर चले जगह। गए, कतर, हर एक जगह पे दुकान खोल दी। और टुडे आज कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल खरीदना है किसी को तो डेन्यूब है ना। पर सबसे बड़ा सप्लायर कौन है अभी आपका? बहुत सारे सप्लायर हैं बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के अंदर वी हैव मेनी मेनी सप्लायर्स। स्टिल को एक दो तो होते हैं जो सबसे बहुत सी टिम्बर के अंदर कोई अलग है, प्लाईवुड के अंदर अलग है, सैनिटरी के अंदर अलग है, बहुत सारे सप्लायर्स है। किसी को बेचना हो आपको माल, क्योंकि आप इतने बड़े बायर हो और इतना आपके कनेक्शंस है, तो किसी की रातों रात लाइफ बन जाएगी कि सप्लायर की, अगर आपसे कनेक्शन हो गया और उसने आपको सही प्राइस पे दे दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस है, क्वालिटी है, ब्रांड है, कोई नया टाइप का मटेरियल है, क्या है जो आप ढूंढ रहे हो? वो अगर मैं सप्लायर हूँ और डेन्यूब को माल बेचना है ना, तो फर्स्ट डील के अंदर मैं प्राइस नहीं सोचूंगा, जो सप्लायर जो डेन्यूब ने मांगा मैं दे दूंगा। पर आप इतना मांगोगे कि वो बेचारा नहीं इतना भी नहीं मांगूंगा ना, इतना थोड़ा मांगूंगा। कि एक बार अगर कि प्राइस सही मिल मेरा गई। प्रॉफिट नहीं गिनूंगा मैं। मेरा प्रॉफिट अगर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचना पड़ेगा तो मैं वो डेन्यूब को बेच दूंगा, एक रिलेशन बनाने के लिए। टॉप 3 मटेरियल्स बताओ जो लोग बेच सकते हैं आपको, जो अभी आप खरीदोगे। देखो अगर इंडिया सस्ते बेचते हैं। इंडिया से जो है हम लोग बहुत टाइल्स खरीदते हैं, इंडिया से हम लैमिनेट्स खरीदते हैं, इंडिया से काफी सैनिटरी आइटम्स हम खरीदते हैं। तो मुझे बेचना है तो आप पहला डील, सेकंड डील, थर्ड डील जो है ना, उसमें आप कॉस्ट नहीं सोचो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या बिलो कॉस्ट थोड़ा बेचो, एक रिलेशनशिप बनाओ, अपने आप पैसा बनाओगे। एंड इसमें कोई स्पेसिफिक टाइल की कोई कंपनी वगैरह खरीदते हो कि नहीं, आप किसी के लिए भी रेडी है हो? बहुत सारी एजेंसीज है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं प्रॉपर्टी में आ गया तो मुझे कंपनीज के नाम याद नहीं। नहीं मतलब कोई स्पेसिफिक कंपनी खरीदोगी, कोई नया अगर टाइल मैन्युफैक्चरर है कोई दूसरी कंपनी का देगा क्वालिटी में, तो खरीद लो। नहीं खरीद, टाइल के अंदर यू डोंट रिक्वायर पर्टिकुलर ब्रांड, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। और कोई भी कोई टाइल वाला आ गया मोरबी से, मेरे रिजवान भाई तुम खरीद रहे हो $10 के अंदर, मैं आपको $8 में दूंगा, ले लूंगा उसके पास। तो मोरबी वाले याद रखो, डेन्यूब को बेचना है प्राइस कम करके बेचो। एंड कितना मिनिमम ऑर्डर प्राइस होता काफी सारा होता है बिकॉज एक आध 2 नंबर्स हो ना। आई every day in my warehouse 100 containers are unloaded and loaded। अनेक कंटेनर की प्राइस कितनी होती होगी लगभग? टाइल्स की बात करते हैं, चलो स्पेसिफिक। टाइल्स की बात करते तो $10,000, $10-15,000। 100 कंटेनर डेली मेरे वेयरहाउस के अंदर डेली ऑफलोड हो रहे और अनलोड हो रहे और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सिटीज में जा रहा है। एंड किसी को कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आपको ईमेल लिखेंगे? परचेस मैनेजर। आओ डेन्यूब में जाओ, मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हूँ मैं। तो आप थोड़ी एंटरटेन करोगे? नहीं मैं सर, करता हूँ, मेरे to be को honest, $1,00,000 की टाइल बेचनी खरीदो, नहीं करोगे सर आप? मैं यकीन मानो, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ माई मैसेजेस। ऑफ कोर्स माई सेक्रेटरी हेल्प्स मी इन दिस। Secretary has been trained, so she looks at my messages and she knows what to answer. Okay. And then we reply, so that because business में कौन important है कौन नहीं, तो you have to be connected. True. अगर कोई बकवास करता है हेलो सर हाउ आर यू, उसको जवाब नहीं मिलता है। पर कोई लेकिन कोई irresistible बोलेगा offer सर दे मैं देगा, ये $10 की टाइल आपको $9 में दूंगा, तो एकदम रिप्लाई कर दो। आगे मिलियंस की बात कर रहे हो, तो और किसी का डेली अगर मिलियंस का बिजनेस है और कोई फिगर आउट कर लेता है ये तरीके से, तो देन इट्स अ बिग रिलेशन बनाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में प्राइस नहीं पूछो, दे दो। एंड डू यू थिंक कि आज कोई भी एंटरप्रेन्योर देख रहा है तो इस मार्केट में भी पॉसिबल है कनेक्शन बनाना? क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, इतने आपके कनेक्शन होंगे, इतनी प्राइस पे दे रहे होंगे कि शायद ही कोई नया एंटर कर पाएगा। मैन्युफैक्चरर कर पाएगा, ओके, मैन्युफैक्चरर कर पाएगा इफ यू वांट टू सेल टू डेन्यूब। अच्छा, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो और आप ट्रेडर हो, मतलब ब्रोकर हो, जिसका मैं ब्रोकर था, तो आप डेन्यूब को नहीं बेच पाओगे, लेकिन डेन्यूब जैसे डेन्यूब के नीचे बहुत छोटे लोग हैं उनको बेच पाओगे, उसका उतना कनेक्शन नहीं होगा। फेयर। तो you don't concentrate to sell on Danube, you concentrate to sell to the